साथियों, नमस्कार। मैं पद्मेश तेलंग आपसे संबोधित हूँ। इस व्याख्यान में हम जो भारत का संविधान है और उस भारतीय संविधान से जुड़ी हुई जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस जिसको कहते हैं, राज व्यवस्था, संविधान के संदर्भ में इंडिया की, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उस क्रम में संविधान में कुछ प्रावधान और दिए गए हैं जिससे यहाँ की गवर्नेंस, शासन प्रणाली चले और उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा पॉलिटिकल भी हो जाता है। आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो संविधान में एक पद है राष्ट्रपति। आप जानते हैं कि देश का जो प्रथम नागरिक है और जो भारतीय गणराज्य का राष्ट्राध्यक्ष है और जो भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है, वह राष्ट्रपति पद है। तो देश का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 78 जो है संविधान का, उसमें उसके बारे में बहुत विस्तार से बात की गई है। देखिए, जो संघ की कार्यपालिका है, विधायिका के बाद जो संघ की कार्यपालिका है, कैसे शासन व्यवस्था चलती है, कैसे राज व्यवस्था चलती है, वो जो कार्यपालिका है, संघ कार्यपालिका, उसके कुछ प्रमुख अंग हैं। उसमें भारत का राष्ट्रपति आता है, भारत का उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आते हैं और महान्यायवादी आते हैं। तो इस क्रम में राष्ट्रपति पद की हम आज चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए संविधान में अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और फिर 72, इसमें ये जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। 52 में भारत के राष्ट्रपति का नाम है कि भारत का राष्ट्रपति कौन होगा, या एक जो पद है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति बताई गई है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, 56 में राष्ट्रपति की पद की अवधि, 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं यानी योग्यताएं, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया है और अनुच्छेद 72 जो है उसमें राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति दी गई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, उसका चर्चा है। तो अनुच्छेद 52 में जो राष्ट्रपति का पद का नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है, उसके बाद हम थोड़ा इन सारे अनुच्छेदों की बहुत मुख्य बातों की बात करें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो गुप्त मतदान प्रणाली से होता है और अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा यह निर्वाचित किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत का उपयोग किया जाता है। ये देखिए, कुछ टेक्निकल वर्ड है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, यानी वोट तो दे रहा है सदस्य सदन का, लेकिन उस एक वोट की कितनी कीमत है वो उसके क्षेत्र की जितनी जनता है उसके अनुपात में उनकी जो वेटेज है उसको काउंट किया जाता है। सिंपल 1, 2, 3, 4 इन मतों से काउंट नहीं होता है। इसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं और उसके अनुसार एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग है। इसमें पूर्ण बहुमत उसको आवश्यक होता है और इसके लिए जो राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं उनके लिए निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्य होते हैं और संसद और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य होते हैं और राज्य परिषदों के सदस्य होते हैं। ये सारे लोग मिलकर
राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अ, इस प्रकार जो अलग अलग हमने बताया आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, उसमें कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले की डिटेल में हम नहीं जाएंगे। किस तरह से विधायकों की कुल संख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, उसका भाग लगा के फिर उसमें 1/1000 का गुणा होता है, उस कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के पद का जो कार्यकाल है वो पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है, और राष्ट्रपति के लिए जो अर्हता या योग्यता है अनुच्छेद 58 में, उसमें यह कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु से ऊपर हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करने के लिए उसमें योग्यता हो, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद पे कार्य नहीं कर रहा हो। ये कुछ इनकी अर्हतियां है। राष्ट्रपति पद के लिए जब इसका 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना हस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद त्याग करने का लेटर देता है, और इस पर कभी यह संविधान का मानो अतिक्रमण कर दे, क्योंकि संविधान का ही ये प्रतीक रूप से राष्ट्र का सर्वोपरि पद है, इसलिए कभी अगर इस संविधान का कोई अतिक्रमण करता है तो इसको अनुच्छेद 61 में जो रीति बताई गई है उसके तहत महाअभियोग चलता है और फिर इसको पद से हटा दिया जा सकता है। तो महाभियोग के लिए अनुच्छेद 61 की याद रखिए। राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं, वो शर्त में अभी आपको बताया कि कोई पद का लाभ का पद नहीं होगा, और राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और ये सारी चीजें उसके लिए शर्तें हैं। और पद की शपथ लेता है ये पद धारण करने से पहले मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलवाता है अपने पद की। राष्ट्रपति के महाभियोग की हमने बात की अनुच्छेद 61 में। महाभियोग कब लगता है? जब संविधान का इसने कोई अतिक्रमण किया हो। हालांकि अतिक्रमण की कोई क्लियर परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है, और महाअभियोग की प्रक्रिया जो है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मतलब क्वासी जुडिशियल, प्योर जुडिशियल प्रक्रिया नहीं है, लेकिन वो एक प्रक्रिया है। अब महाभियोग जो लगता है उसमें संसद के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, संसद के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। ये शामिल होने वाले लोग हैं। किसी भी विवाद में अगर फिर भी कोई विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय ही उसको निर्णित करता है। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति कब खत्म हो सकता है, खाली पद हो सकता है, पद पे कोई नहीं हो, या तो कार्यकाल समाप्ति हो, या वो त्यागपत्र ले दे, या महाअभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाए, या मृत्यु हो जाए, या अयोग्य घोषित होए, या चुनाव को ही उसका अमान्य घोषित कर दिया जाए। उस कंडीशन में यह पद खाली हो जाता है। राष्ट्रपति पद की जो शक्तियां हैं उसमें कार्यकारी शक्ति है, विधायिक शक्ति है, आपातकालीन शक्ति है, न्यायिक शक्ति है और वित्तीय शक्ति है। इसमें छोटी सी उदाहरण बताएं, जैसे आपातकालीन जो शक्तियां हैं आपातकाल लगाने की और राष्ट्रपति शासन वगैरह लागू करने की, अनुच्छेद 352, 356, 365, 360, इसमें इस तरह की कुछ शक्तियां हैं। इसको धन विधेयक जो है वो केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है, और विधायी शक्ति ये है कि लोकसभा का सत्र बुला सकता है, सत्र का समापन अवसान कर सकता है, या उस सत्र को सेशन को भंग भी कर सकता है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों की ये घोषणा भी कर सकता है, और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति करने की भी इसके पास पावर है। अधिनियम जारी कर सकता है ये ऑर्डिनेंस, अनुच्छेद 123 में इसको ये पावर है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। इसके अलावा कोई भी अपराधी को ये क्षमा
दंड से क्षमा वगैरह की इसको पावर भी दी गई है। बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति है उसकी थोड़ी चर्चा करूंगा मैं, कि राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। एक तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल लेवल पे, अनुच्छेद 352। एक राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में संवैधानिक संकट आ गया, कोई सरकार राज्य की काम नहीं कर रही है, तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, अनुच्छेद 356 और 365 में। और एक वित्तीय आपातकाल, यदि देश की आर्थिक और वित्तीय हालत ही बहुत खराब हो जाए तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल भी वह लगा सकता है। इसके बाद अगर हम आते हैं तो देश में आपातकाल कब कब लगा उसकी कुछ चर्चा करें। 26 अक्टूबर 1962 भारत चीन का युद्ध होता है और राष्ट्रीय आपातकाल, देश के संकट आया के नाम पे 1962 26 अक्टूबर में आपातकाल लगाया गया। फिर 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। फिर 25 जून 1975 आंतरिक अशांति, देश के अंदर की आंतरिक अशांति है और आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, इसलिए आपातकाल इमरजेंसी घोषित की गई थी। ये वो समय था जब इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी और इंदिरा गांधी की सिफारिश पर देश में आपातकाल लागू हुआ था 25 जून 1975 को। अच्छा, राष्ट्रपति को एक वीटो शक्ति है। वीटो का मतलब ये है कि सब कुछ लोगों ने पारित कर दिया हो, अपना बिल पारित कर दिया हो, कानून बनाने की सारी प्रक्रिया सदन ने ओके कर दी हो, फिर भी एक वीटो शक्ति होती है जिसमें राष्ट्रपति को लास्ट एक पावर होती है कि वो उसको सब चीज को खत्म करके अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस कानून को बनने से रोक सके। तो एक तो होता है निलंबनकारी वीटो और एक होता है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो, तो निलंबनकारी वीटो में क्या होता है कि पुनर्विचार के लिए ये विधेयक भेज देता है, यानी कोई लोकसभा राज्यसभा वगैरह इत्यादि ने, सदन ने कोई विधेयक पारित करने के पहले इसको सहमति के लिए, अनुमति के लिए राष्ट्रपति को भेजा है, तो ये उसको वीटो की पावर है कि वो इसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। और एक होता अत्यंतिक वीटो, उसमें स्वीकृति पर ही रोक लगा दे, वो निजी सदस्य का विधेयक हो चाहे सरकारी विधेयक हो। ये इनको वीटो की पावर दी गई है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की भी एक शक्ति है अनुच्छेद 123 में। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस कब जारी कर सकता है? जब संसद का विश्रांति काल चल रहा हो, संसद नहीं चल रही हो और उसके दौरान कोई आवश्यक कानून लागू करना है, तो राष्ट्रपति को एक पावर है कि वो अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करके बिना उस प्रक्रिया को जो सदन में पारित करने के बाद ही कानून बनती, उस प्रक्रिया से हटकर वो अध्यादेश जारी कर दे। राष्ट्रपति की एक क्षमादान शक्ति है। क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसमें राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान दे सकते हैं, माफी, या तो किसी केंद्रीय विधि के तहत किसी को सजा या दंड हुआ हो उस बंदे को, या किसी सैन्य अदालत द्वारा भी दिया गया किसी को सजा या दंड हो, उसको ये समाप्त कर सकते हैं। और किसी को मृत्युदंड भी यदि किसी कोर्ट ने दिया है तो राष्ट्रपति अपने युक्त कारणों से क्षमादान उसको दे सकते हैं, बावजूद इसके कि सक्षम किसी भी फोरम ने, कोर्ट ने किसी को दंडित किया हो, राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। राष्ट्रपति की जो ये क्षमादान की शक्ति है उसमें कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स की भी हम चर्चा कर दें। एक कहलाता है क्षमा, पार्डन। पार्डन में क्या करते हैं कि दंड और बंदीकरण दोनों को हटा देते हैं। एक होता है लघुकरण, कॉम्यूटेशन, इसमें दंड का जो स्वरूप है उसका में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे किसी को मृत्यु दंड हुआ तो राष्ट्रपति चाहे कि उसको कम करके आजीवन कारावास कर दें। एक होता है परिहार, रेमिशन, इसमें दंड की अवधि को कम कर देते हैं। जैसे किसी को सजा हुई 1 साल की तो दंड की अवधि को कम करके 6 माह राष्ट्रपति कर सकता है। एक होता है विराम, रेस्पाइट, इसके अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थिति में बदलना शामिल है। जैसे विशेष परिस्थिति क्या है? कोई महिला है, प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था है और उसको सजा हो गई है, तो वो थोड़ा सा उसको रेस्पाइट कर सकता है महिला को, अपराधी होने के बावजूद।
और एक होता है रेप्राइव प्रविलंबन। प्रविलंबन मतलब ये अस्थाई समय के लिए, जैसे मृत्युदंड होने वाला है, अस्थाई समय के लिए एक दफे उस पर स्टे दे दे, रोक दे दे। ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी, हमने आपको बताया। इसके अलावा राष्ट्रपति का पद जो है, राष्ट्रपति को काम करने के लिए एक मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है, और मंत्री परिषद जो होता है वो लोकसभा में जो प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्री परिषद है उसकी सिफारिशों पे राष्ट्रपति काम करते हैं। राष्ट्रपतियों की सूची बताएं भारत में। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे और इनके दो कार्यकाल हुए, 1952 से 1957 और 1957 से 1962। दो बार राष्ट्रपति चुने गए और ये पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जाकिर हुसैन है, वराहगिरी वेंकटगिरी हैं, फखरुद्दीन अली अहमद है। फखरुद्दीन अली अहमद के समय पे इंदिरा कांग्रेस सरकार ने देश में आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी। उस समय ये राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद। इनके बाद नीलम संजीव रेड्डी आते हैं, फिर जेल सिंह आते हैं, फिर रामास्वामी वेंकटरमन आते हैं, शंकर दयाल शर्मा, फिर रमन नारायण, फिर एपीजे अब्दुल कलाम, और उसके बाद प्रतिभा पाटिल आती हैं। प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल 2007 से 2012 था और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। फिर उसके बाद प्रणब मुखर्जी आते हैं 12 से 17 तक, रामनाथ कोविंद आते हैं और अभी वर्तमान में 25 जुलाई 2022 से दूसरी महिला राष्ट्रपति और संथाल आदिवासी समुदाय की ये महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ये दूसरी महिला राष्ट्रपति और आदिवासी समुदाय से आती हैं, ये राष्ट्रपति है। अब हमने जैसे बताया कि राष्ट्रपति के काम करने का सर्वोच्च पद है, काम कैसे करेगा? तो काम करने के लिए उसको प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की आवश्यकता है। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें ये है कि अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और 77 अनुच्छेद कहता है कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन राष्ट्रपति फिर करेगा, और अनुच्छेद 78 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध कराने के जो प्रावधान है उसमें प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं उनकी चर्चा है। तो इस क्रम में हम प्रधानमंत्री की बात करें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें। प्राइम मिनिस्टर की जो नियुक्ति होती है उसमें कोई बहुत स्पष्ट प्रक्रिया तो मेंशन नहीं है, लेकिन जो अनुच्छेद 75(1) है, 75(1) में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। और शपथ प्रधानमंत्री लेता है, प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद को राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है, और प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता ये है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, और यदि निर्वाचन के समय वो किसी सदन का सदस्य नहीं भी है तो भी देश में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते कि फिर प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर उसे किसी सदन की, लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेने के लिए चुनाव लड़ना होगा। प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है और ये राष्ट्रपति की इच्छा से, मर्जी पे ये कहिए कि उतने पीरियड तक प्रधानमंत्री देश पे राज कर सकता है। मुख्यमंत्री जो पहले राज्य के मुख्यमंत्री थे उनमें से कुछ लोग प्रधानमंत्री बने हैं, जैसे मोरारजी देसाई पहले मुख्यमंत्री थे, वीपी सिंह थे, एच.डी. देवगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे आज देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री प्राय सदन का जब इलेक्शन होता है लोकसभा का, और लोकसभा के इलेक्शन में जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बहुमत से जीतती है उसका जो नेता होता है उसको राष्ट्रपति बुलाता है और उसको प्रधानमंत्री पद के लिए ऑफर दिया जाता है कि आप प्रधानमंत्री बनिए और अपना मंत्री परिषद बताइए।
उसके बाद ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति इस प्रक्रिया से होती है। तो प्रधानमंत्री की जो सक्रिय कार्य हैं वो बहुत सारे कार्य हैं, उसमें संसद से संबंधित हैं, राष्ट्रपति से संबंधित हैं, मंत्रिपरिषद से संबंधित हैं, बहुत सारे। 42वां और 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, उसके अनुसार राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना अनिवार्य है। राष्ट्रपति निरंकुश होकर किसी तरह की कोई आदेश नहीं दे सकता, उसको संशोधन अधिनियम ये कह दिया कि मंत्रिपरिषद की आपको सलाह लेना अनिवार्य है। अब मंत्रिपरिषद क्या है? तो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री करता है, और मंत्रिपरिषद एक समूह है जो राष्ट्रपति को जो उनकी एग्जीक्यूटिव काम है उसके करने में सहायता और सलाह देता है। और मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, और सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो है वो संपूर्ण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कुछ प्रावधान बताएं आपको। संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्री राष्ट्रपति को दी गई जो मंत्रिपरिषद की सलाह है, उस सलाह को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मंत्रिपरिषद चूंकि लोकसभा के चुने हुए लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जनता के, इसलिए अगर वो कोई चीज तय करके सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, तो किसी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जाता है। मंत्रिपरिषद की संरचना जो है, मंत्रिपरिषद की संरचना में मुख्य रूप से 3 श्रेणियां हैं। एक तो मंत्रिमंडल कैबिनेट है, ये बड़े वरिष्ठ मंत्री होते हैं, जैसे गृह, रक्षा, विदेश मंत्रालय, उसका प्रभार इनके पास होता है। और फिर उनके पास बाद राज्य मंत्री होते हैं, ये थोड़े कनिष्ठ लेवल के होते हैं, ये मंत्रिमंडल के मंत्रियों की सहायता करते हैं, और छोटे मंत्रालय जो हैं उनके विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी इनको दिया जाता है। और फिर उपमंत्री होते हैं, ये उपमंत्री मंत्रिमंडल और राज्य मंत्री जो हैं, उपरोक्त 2 प्रकार के मंत्री उन दोनों के कार्यों में सहायता करते हैं। तो एक वर्ड बड़ा मशहूर है, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट मतलब आंतरिक कैबिनेट। कैबिनेट केंद्र सरकार के शीर्ष निर्णय जो है, टॉप लेवल के जो निर्णय है केंद्र सरकार के, उसको लेने वाला एक छोटा समूह है, जिसमें प्रधानमंत्री एक मुखिया होता है और 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। और इसके अलावा एक और छोटा समूह होता है, उसे आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट कहते हैं। उसके पास थोड़ी शक्ति ज्यादा होती है, प्रभाव भी ज्यादा होता है, और ये अनौपचारिक रूप से इनफॉर्मली प्रधानमंत्री और उनके बहुत जो विश्वसनीय सहयोगी होते हैं उनके संग बना होता है, उन लोगों का होता है, और फिर वो प्रधानमंत्री को अपनी सलाह, अपनी राय देते हैं। तो टॉप लेवल के जो निर्णय होते हैं वो किचन कैबिनेट, आंतरिक कैबिनेट प्रधानमंत्री का करता है। एक छाया मंत्रिमंडल, शेडो मंत्रिमंडल का कंसेप्ट भी है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सरकार के जो कार्यों की जांच करने के लिए विपक्षी दल जो हैं, जिनकी सरकार नहीं है, वे विपक्षी दल एक वैकल्पिक मंत्रिमंडल है ना, पैरेलल एक जैसे मंत्रिमंडल बनाते हैं, इसको छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। हालांकि छाया मंत्रिमंडल को संवैधानिक कोई पावर नहीं है, लेकिन सरकार का जो मंत्रिमंडल है वो कुछ गलत सलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको उसकी थोड़ी सी जांच करने के लिए एक छाया मंत्रिमंडल बनाने का भी प्रावधान तो है। ये कंसेप्ट लिया था ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल होता है। फिर कुछ कैबिनेट की समितियां हैं, अलग अलग स्थायी समिति हैं, तदर्थ समिति हैं, और ये लोग समिति कुछ काम करती हैं आर्थिक मामले में, राजनीतिक मामलों में। संसदीय कार्य समिति है, नियुक्ति समिति है। प्रधानमंत्रियों की बात करें तो भारत का प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल था 1947 से 1964। 47 से 64 प्रथम प्रधानमंत्री थे। सब जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और देश की आज़ादी के बाद देश की आर्थिक विकास के लिए बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूट खोलने के लिए इनकी बड़ी नीतियां बड़े लेवल पर लागू की गई थी, जिनके परिणाम हम देखते हैं। गुलजारीलाल नंदा है, उसके बाद
फिर लाल बहादुर शास्त्री आए, जिनके पीरियड में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। फिर इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी 1966 से 77 तक लंबा कार्यकाल है, और फिर 1980 से 1984 तक ये देश की प्रधानमंत्री रही। ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इनके पीरियड में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और हरित क्रांति जैसी नीतियां आई थी। और 1975 में इन्होंने देश में, जब खुद इलेक्शन हाई कोर्ट से, जस्टिस शाह का फैसला था, ये हाई कोर्ट से जब इलेक्शन हार गई थी, इलेक्शन तो जीत गई थी लेकिन हाई कोर्ट ने उस इलेक्शन में गलत तरीके से जीतने के आरोप में इनको पद से हटाया था, तो इन्होंने देश में आपातकाल लागू किया था, इमरजेंसी 1975 में। इंदिरा गांधी का वो पीरियड है। बाद में वो आपातकाल समाप्त हुआ, वापस इलेक्शन कराए, इंदिरा जी पुनः हारी, जनता पार्टी का उद्भव हुआ, और जनता पार्टी की टूट फूट के बाद जब पुनः इलेक्शन हुआ तो पुनः इंदिरा गांधी उस इमरजेंसी वगैरह के सबके बावजूद, सत्ता एक दफे खोने के बावजूद 1980 से 1984 तक पुनः प्रधानमंत्री बनी। ये इंदिरा गांधी का थोड़ा इतिहास है। इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह, फिर राजीव गांधी, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, और अब वर्तमान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। 2014 से लगातार चल रहे हैं और लगातार 3 कार्यकाल इन्होंने पूरे करके ये चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, और अभी इनका प्रधानमंत्री काल चल रहा है। उल्लेखनीय इसमें मनमोहन सिंह का पीरियड रहा था। मनमोहन सिंह 2004 से 14 तक रहे थे और देश में बड़े लेवल पे इन्होंने आर्थिक सुधार लागू किए थे, और ये राजस्थान से भी राज्यसभा के सदस्य 2019 से 24 रह चुके हैं। एक अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा भी मैं करूंगा। 1996 से 1998, फिर 1999, फिर 1999 से लेकर 2004 तक 3 कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे, और पहली बार 1996 में सिर्फ और सिर्फ 13 दिन की अवधि के लिए सबसे छोटे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे। पोखरण सेकंड में जो परमाणु विस्फोट हुआ था उसमें अटल बिहारी का ही उसमें शासन था, तो इनको विदेश नीति के रूप में जाना जाता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय भी मंडल आयोग लागू हुआ था। ओबीसी और अदर बैकवर्ड कास्ट का जो आरक्षण आया था वो विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 90 का पीरियड था, उसमें आया था। ये हमने कुछ चर्चा की थी। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताया 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय ताशकंद समझौता जो हुआ था उसमें भारत की बड़ी अच्छी भूमिका थी, उसी के कंटिन्यूएशन में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये प्रधानमंत्री की बात थी। अब इसी क्रम में हम चलते हैं संसद पे बात करेंगे। संसद के लिए भी संविधान में प्रावधान जो है, भारतीय संसद जो है देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। विधायी मीन्स लेजिस्लेचर। जैसा आपने बताया कि संविधान के 3 पिलर हैं, विधायी का है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिका जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद वगैरह आए थे, और तीसरी है न्यायपालिका जुडिशरी। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो ये जो संसद है ये सर्वोच्च विधायी संस्था है, लेजिस्लेचर है जो विधि बनाती है, कानून बनाती है, सो सरकारी नीतियों को स्वरूप देने के लिए जिम्मेदार संस्था है। भारत की जो संसद है वो द्विसदनी विधायिका है। यहाँ 2 सदन है, एक को लोकसभा कहते हैं, जनता का सदन है, और एक राज्यसभा कहते हैं जो राज्यों की परिषद है। राज्यसभा के इलेक्शन नहीं होते हैं, मतलब पब्लिक इलेक्शन नहीं होते हैं, आम नागरिक वोट देकर उनको नहीं चुनता है। उनको राज्यों की जो विधानसभा है वो अपने अपने जो उनका कोटा है, जितनी संख्या है उस हिसाब से राज्यसभा बनाती है, और उसको उच्च सदन कहते हैं। और जो लोकसभा है उसका इलेक्शन हर 5 वर्ष में, या जैसे अभी समय अवधि है, अगर पहले टूटती है तो उसको आम नागरिक पूरे देश का वोट देके लोकसभा के सांसद चुनता है। और
इसको विधायी संस्था कहते हैं और ये द्विसदनीय विधायिका हुई, लोकसभा और राज्यसभा। तो देखिए कि जो इसमें जो संसद है, इसमें संसद में संसदीय शासन प्रणाली, इसको कहते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। यूके का, ब्रिटेन का जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है ब्रिटेन में, उस मॉडल के आधार पर यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था ये लोकसभा और राज्यसभा की गई है। ब्रिटेन में भी इसी पैटर्न पे 2 सदन होते हैं। इस क्रम में कुछ जनरल नॉलेज की बातें और कर लें कि संसद भवन जो है उसके मॉडल को, भवन के मॉडल का जो वास्तुकार थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने संसद भवन के मॉडल को वास्तुकारिता दी थी। और संसद भवन का शिलान्यास, नए संसद भवन की बात कर रहा हूं, नए संसद भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को किया गया और 6 वर्ष बाद इसका 1927 में निर्माण पूरा हुआ। और शुरू में ये 1927 की बात में मूल संसद की बात कर रहा हूं, जो मूल संसद भवन था, और मैं नए भवन की बात अभी नहीं कर रहा हूं। मूल संसद की ही भवन की मैंने बात की थी कि उसका वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। उसका शिलान्यास 1921 12 फरवरी में हुआ। 6 वर्ष बाद 18 जनवरी 1927 को इसका निर्माण पूरा हुआ था, मूल संसद भवन का। और तत्कालीन जो भारतीय वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने उस संसद भवन का उद्घाटन किया था। और भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और फिर संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव जो हुए लोकसभा के संसद बनाने के लिए, प्रथम आम चुनाव 1951 में 1951 में हुए और पहली निर्वाचित संसद देश की अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई। अब कुछ हम बात करें संसद की, कि संसद में लोकसभा जो है वो जनता का सदन कहलाता है, निम्न सदन कहलाता है उसका नाम। दूसरा सदन है राज्यसभा, जो राज्यों की परिषद है, उसको उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा की बात करें तो ये संपूर्ण भारत की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करता है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। अधिकतम सदस्य संख्या इसमें 550 है, जिसमें 530 तो राज्यों से आते हैं, अलग अलग राज्यों से चुन के आते हैं सांसद बन के। 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं। और वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है, जिसमें 530 तो राज्यों से चुन के आए हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आए हैं। राजस्थान की बात करें तो जो ये 530 सदस्य हैं लोकसभा में, उसमें से 25 सदस्य राजस्थान से चुनकर आए हुए हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य तो नहीं होता है और न ही संसद की बैठकों में शामिल होता है, किंतु फिर भी वो संसद का एक अभिन्न हिस्सा होता है, क्योंकि संसद ही जो कानून पारित करती है उसको फाइनल एसेंट, सहमति, हस्ताक्षर राष्ट्रपति ही करता है। हमने संसद के दूसरे सदन की बात की, राज्यसभा, जो राज्यों की परिषद है, जिसको उच्च सदन कहते हैं, वह राज्य और संघ का प्रतिनिधित्व करता है। यह संसद का स्थायी सदन है। ये 5 साल में इसके सदस्य बदलते हैं, 5 सालों में इसका इलेक्शन नहीं होता है इनके सदस्यों का। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, 250 है, जिसमें 238 तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। वर्तमान संख्या राज्यसभा में अभी 245 है, जिसमें राजस्थान की बात करें तो 10 सदस्य राजस्थान से आए हुए हैं। ये हमने राज्यसभा के बारे में बताई। लोकसभा में अधिकतम सीट वाला जो राज्य है, जहां से सबसे ज्यादा संख्या वाले सांसद आते हैं, वो उत्तर प्रदेश है। और लोकसभा में न्यूनतम सीटों वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है, जहां से सबसे कम संख्या में सदस्य सांसद चुन के आए हैं, वो है मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, एक सदस्य। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप,
पुडुचेरी, लद्दाख, वहाँ से भी एक एक सदस्य चुन के आया हुआ है लोकसभा में। तो ये हमने सदन की बात की। सदन की बात के बाद हम राज्यसभा में जो चुनाव जो होता है, लोकसभा में तो पब्लिक चुनती है, राज्यसभा में चुनाव की प्रक्रिया में होता है कि संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा की में जितनी सीटें हैं उनके आवंटन का प्रावधान दिया है और राज्यसभा की सीट जीतने के लिए उम्मीदवार को आवश्यक मतों की संख्या प्राप्त करनी होती है और उसकी गणना का भी एक फॉर्मूला है कि आवश्यक वोट बराबर कुल वोट बटे सीटों की संख्या प्लस 1 प्लस 1, ये कुछ फॉर्मूला है। बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई बात नहीं, इस पर नहीं जाएंगे हम। लोकसभा के लिए चुनाव प्रणाली आप जानते ही हैं, 5 साल में इलेक्शन होते हैं। देश का प्रत्येक नागरिक, 25 साल से ऊपर का वयस्क नागरिक उनको वोट देता है। पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होती हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत होता है उसका प्रधानमंत्री बनता है, उसका मंत्रिपरिषद बनता है, उसकी सरकार बनती है और संसद की जो सदस्यता है सांसद बनने के लिए उसकी कुछ योग्यता है कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। न्यूनतम आयु उसकी राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए और ऐसे ही राज्यसभा के लिए कुछ है कि जिस राज्य से वो राज्यसभा का सदस्य बन के आ रहा है उस राज्य का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए और भी कुछ प्रावधान है। किसी लाभ के पद पे होने का, दिवालिया नहीं हो और भारतीय नागरिक हो, ये सब बहुत सारे कुछ प्रावधान इसके संग और भी हैं। एक दल बदल जो कर लेते हैं लोग, जीत के तो गए किसी पॉलिटिकल पार्टी से और बाद में दल बदल दिया, उसके दल बदल के आधार पर कुछ अयोग्यता करने के प्रावधान है। 10वीं अनुसूची जो संविधान की है उसमें है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। संसद का जो पीठासीन अधिकारी होता है संसद का, वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है और लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से साधारण बहुमत से अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। सारे सदस्य मिलकर करते हैं और चुनाव की दिनांक राष्ट्रपति द्वारा तय कर दी जाती है और इस लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो लोकसभा की पूरी अवधि के दौरान, यानी जब भी लोकसभा भंग हो जाती है अध्यक्ष अपना कार्यकाल तो खाली नहीं करता है और नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक तक पद पर बना लेता है। मतलब लोकसभा की पूरी अवधि जितनी है 5 साल की, उस अवधि तक लोकसभा अध्यक्ष तो रहेगा, भले बीच में लोकसभा भंग हो जाए और सरकार बदल जाए। इसकी भी कुछ शक्तियां हैं पीठासीन अधिकारी की कि ये सदन का संचालन करता है, अपना निर्णायक मत देता है, सदन के नेता के अनुरोध पर गोपनीय बैठक की अनुमति देता है और समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। संसद का ओवरऑल संचालन लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा के अध्यक्ष के बाद एक उपाध्यक्ष भी होता है जो लोकसभा के अपने सदस्यों में से चुनाव फिर करते हैं, वो उससे बनता है और इसका कार्यकाल भी लोकसभा कार्यकाल के दौरान होता है और जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता है, अनुपस्थिति होती है, तो वो फिर अध्यक्ष के सारे ही काम लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। इसी तरह से राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो वे सभापति की जिम्मेदारियों का पालना नहीं करते हैं। अन्यथा भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है और जैसा लोकसभा अध्यक्ष होता वैसा नहीं, और उससे विपरीत सभापति जो ये है राज्यसभा का सभापति, ये सदन का सदस्य नहीं होता है। बहुत ज़्यादा राज्यसभा के सभापति की बात होगी। इसी तरह से राज्यसभा का एक उपसभापति होता है, उसका भी चुनाव अपने सदस्यों से चुना जाता है और जब राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति में उसकी इसके स्थान पर काम करता है। एक संसद का सत्र, सेशन जिसको कहते हैं, भारतीय संसद की एक वर्ष में 3 बैठक होती है, 3 मीटिंग करते हैं लोग संसद की।
एक बजट सत्र होता है फरवरी से मई तक, जिसमें देश का बजट वगैरह प्रस्तुत किया जाता है। एक होता है मानसून सत्र जुलाई से सितंबर में, और एक होता है शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। ये 3 सत्र, 3 बैठक भारतीय संसद की होती है, जिसमें सारे सांसद मिलकर सदन में बैठते हैं। इसमें संसदीय सत्र की जो कार्रवाई होती है, उसमें सत्र को, सेशन को बुलाना, उसका स्थगन करना, उसका विघटन करना, उसका अवसान करना, ये सारा होता है। एक शब्द आता है गणपूर्ति। गणपूर्ति मतलब कोरम। कोरम का मतलब है कि एक न्यूनतम संख्या होनी चाहिए जिन्हें सदन की बैठक आयोजित करने के लिए उपस्थित होना जरूरी है। उस संख्या से अगर कम होता है तो फिर बैठक नहीं हो सकती। तो संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए जो कोरम है, वो सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां हिस्सा होना चाहिए। ये मिनिमम कोरम है बैठक करने के लिए कि कुल सदस्य की संख्या है उसका 1/10 हिस्सा तो होना ही चाहिए। ये अनुच्छेद 100 है, 100 अनुच्छेद जो है 100 नंबर का संविधान में, उसमें ये प्रावधान दिया गया है। इसमें भी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें कई सारे प्रस्ताव आते हैं। सदन जब होता है उसमें समापन प्रस्ताव होता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, निंदा प्रस्ताव होता है, स्थगन प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है सरकार के प्रति कि नहीं, इसे सरकार हमें नहीं चाहिए, धन्यवाद प्रस्ताव भी होता है बजट वगैरह जब आता है। ये बहुत सारे प्रस्ताव सदन अपनी बैठक में करता है। और संसद में जो विधायी प्रक्रिया है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, संसद कैसे कानून बनाएगा, उसमें एक तो होता है साधारण विधेयक। और साधारण विधेयक में क्या होता है, मूल सदन में एक विधेयक रखा जाता है, वो किसी भी सदन में, संसद के, भले लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है साधारण विधेयक। और कोई भी मंत्री या कोई सदस्य पेश करता है, और फिर वो 3 चरणों से गुजरता है। प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है, तृतीय वाचन होता है। और अगर वो सदन का, वो जो लोकसभा या राज्यसभा जिसमें साधारण विधेयक आया है, वो अगर उसको पारित कर देता है तो फिर दूसरे सदन में उसको भेज दिया जाता है कि भाई ये कानून हम बनाने के लिए हमने तो पारित कर दिया है। दूसरे सदन में भी यही 3 वाचन होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। और फिर दूसरे सदन के पास 4 विकल्प होते हैं, या तो विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित कर दें, या विधेयक में संशोधन करके इसको वापस मूल सदन को भेज दें कि हमने भाई इसमें कुछ परिवर्तन किया है, या विधेयक को अस्वीकार ही कर दें, और या फिर 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करें। और फिर उसके बाद राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजते हैं। जब दोनों सदनों ने ओके कर दिया उस विधेयक को, कानून को, तो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास भी 3 विकल्प होते हैं, या तो वो स्वीकृति दे देंगे तो विधेयक कानून बन जाएगा। देखिए, जब तक वो प्रोसेस में चल रहा है तब तक विधेयक कहला रहा है, बिल कहला रहा है। राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी तो कानून बन जाएगा। और या फिर राष्ट्रपति उस विधेयक को रोक ले, स्वीकृति को, और विधेयक समाप्ति हो जाएगा। और या फिर पुनर्विचार के लिए सदन में भेज दे कि देखिए साहब, इसमें मेरे को ये दिक्कत है, इसमें आप वापस विचार कर लीजिए। और ये तो होता है साधारण विधेयक। एक विधेयक होता है सदन में पेश करने का धन विधेयक। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है, और वो भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ होता है। इसे केवल मंत्री द्वारा प्रस्तुत करते हैं, और धन से संबंधित जितने मामले हैं वो यहाँ लोकसभा से निकलने के बाद राज्यसभा में जाता है। और राज्यसभा को इस विधेयक की समीक्षा के लिए 14 दिन का समय मिलता है। 14 दिन में आप अपनी जो भी आपको कहना है, पारित करना है, वापस भेजना है, कोई कार्रवाई नहीं करना है, ये सब करिए। तो ये दूसरा धन विधेयक की हमने आपसे वापस बात की। धन विधेयक के लिए एक खास बात ये भी है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को जब मिलेगा उसको सदन से आने के बाद, तो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। राष्ट्रपति को अब ये पावर नहीं है। दोनों सदनों ने ओके कर दिया धन विधेयक, आप बस पारित कीजिए, साइन के लिए आए आपके पास। तो एक तीसरा विधेयक और है, वित्त विधेयक। धन विधेयक तो बताया, एक वित्त विधेयक होता है। वित्त विधेयक में क्या होता है, राजस्व या व्यय जैसे जो राजकोषीय मामले हैं उनसे ही संबंधित विधेयक होता है। और इसमें भी वही प्रोसेस होता है, राष्ट्रपति तक जाता है। और इसी क्रम में बताएं कि संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान बताया गया है। हालांकि बजट शब्द नहीं है, संविधान में कहीं भी बजट शब्द नहीं है, उसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है।
अनुच्छेद 112 में, पर उसको सामान्य भाषा में बजट समझते हैं। और ये बजट संसद में पेश होता है। आप जानते हैं टैक्सेशन वगैरह बहुत सारी इसमें बात होती है, और बजट इसी तरह से चर्चा होती है, डिस्कस होता है, उस पर वोटिंग होती है, और फिर राष्ट्रपति के दस्तखत से बजट ओके हो जाता है अंत में जाकर। लेखानुदान होती है, जब जो भारत की संचित निधि है उससे धन कुछ निकालना होता है रिजर्व फंड से, तो उसको लेखानुदान कहते हैं। अंतरिम बजट भी होता है कि एक साथ समय कम है, लागू करना है, अंतिम बजट भी होता है। तो इस प्रकार से लास्ट में हमें एक और बताया कि संसद के जो अधिकार हैं, वो कार्य हैं, वो विधायी अधिकार और कार्य करने के अधिकार हैं, कार्यकारी अधिकार हैं, एग्जीक्यूटिव वित्तीय अधिकार हमने बताया आपको। संविधान में संशोधन का अधिकार भी है सदन को, न्यायिक अधिकार भी है कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटा दें, इस टाइप का न्यायिक, चुनाव संबंधी अधिकार भी हैं, और अन्य अधिकार भी हैं छोटे मोटे, ये सारा। और इसी तरह से लोकसभा चलती है, और इसी तरह से मोर और लेस कम और ज्यादा राज्यसभा भी चलती है। संसदीय समितियां हैं, कुछ समितियां भी कमेटी काम करती हैं। संसद की वित्तीय समिति हैं, कुछ समितियां आई थी, कृष्ण मेनन समिति आई थी, भारत सरकार का अधिनियम 1919 जो आया था उसमें उस समय बनाई गई थी। और इस तरह से कुछ समितियों से सदन अपना काम करता है। तो संविधान के संदर्भ में हमने ये पूरी प्रक्रिया सदन की, प्रधानमंत्री की आपको बताई। आज का व्याख्यान का हम विश्राम लेते हैं, और अगले व्याख्यान में सर्वोच्च न्यायालय और उसकी जो न्यायिक समीक्षाएं हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, और संविधान का क्या रेफरेंस है इसमें उसका भी संदर्भ देंगे। तब तक प्रतीक्षा कीजिए। एक बार पुनः आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे ये लेक्चर्स, ये जो फिनिशिंग टच के लेक्चर हैं, रिवीजन नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, फिनिशिंग टच कर रहा हूँ, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उम्मीद करता हूँ लाभकारी होंगे। शुभकामनाएं, बने रहिए। अगले लेक्चर में पुनः मिलते हैं। आपका मित्र पद्मेश तेलंग अभी विदा लेता है। धन्यवाद।